ایک इंडियन सॉन्ग वो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा, बहुत बहुत ही पुराना गाना है, लेकिन उसमें लता जी ने कमाल किया हुआ है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। ये गाना मुझे क्यों याद आया? इसलिए याद आया कि आज हमारा मौजू आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया कि सिर्फ 15 लाख, 1.5 मिलियन के करीब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पासपोर्ट होल्डर्स हैं। असल आबादी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की वो तो 15 लाख, लेकिन ग्लोबल एम्बिशंस। फिर जनाब बरादरी को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हम सब इस समाजी रवैये को समझते, बरादरी, कबीला, खानदान। एक मुस्लिम ब्रदरहुड थी, अरब रियासतें जितनी भी हैं वो आज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है, जीसीसी। उसमें बड़ी तहजीबें हैं, सऊदी अरब है, उसके साथ कतर और दूसरे कई ममालिक हैं, और उनके साथ एक बरादरी, एक कबीला, एक कोम्बा, उससे हट के ताल्लुक I2U2 बन गया, एक क्वाड बन गया। I2 स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड इजराइल, U2, फर्स्ट U इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इटसेल्फ, और सेकंड U द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए। क्वाड में चले गए, बरादरी को छोड़ के, ताल्लुक को छोड़ के। इसके बावजूद के खतरात हैं। ऐसा क्यों किया मोहम्मद बिन जायद ने? क्या मोहम्मद बिन जायद, उसके पीछे कोई नफसियाती वजूहात हैं? क्या उसके पीछे कोई इस तरह की वजूहात हैं कि जो कोई, जैसे वो इंडियन मूवीज बार बार जिक्र आ रहा है कि उसमें कोई, जैसे वो चोट लगी हो बचपन में और कोई ऐसा ऑब्सेशन हो, कोई ऐसी नफसियाती गिरा नाट कोई ऐसी लगी हुई है। व्हाई डिड ही डू सो? इट्स अ बिग डिसीजन कि आप अपनी उस कबीले से हट रहे हैं। और ठीक है कि जो कुछ बताया गया कि इसराइल के साथ हम अपने ताल्लुक को ठीक करेंगे तो ये फायदा, 1 2 3 4, अभी आता हूँ मैं इस तरफ। अब इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करेंगे तो ओके, 1 2 3 4 एक बहुत बड़ा उसका है, वॉल्यूम है इंडिया के साथ। और वैसे भी इंडिया तो खैर साउथ एशियन, आप जानते हैं कि साउथ एशिया वाले, हमारा तो यूएई के साथ, दुबई के साथ खास तौर पे एक रोमांस है कि आप में से जो भी साहिब हैसियत है जिसको वेकेशन पर जाना है तो वो दुबई चला जाएगा विद फैमिली या विद फ्रेंड्स। पाकिस्तान में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है। तो साउथ एशियंस का तो वैसे रोमांस है। और कितने वहां पे मुकीम है, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की टोटल आबादी है, जिसमें मैं अर्ज कर चुका हूँ कि 1.5 मिलियन सिर्फ अमराती हैं अरब, बाकी तो सारे इमिग्रेंट्स वहां पे जो काम करने वाले हैं। फिर ये क्या हुआ? अमेरिका के साथ तो समझ आती है कि वक्त की सुपर पावर है, उसके साथ तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपना ताल्लुक रखते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि सुपर पावर जो है वो इट्स नेबर ऑफ ऑल एवरी स्टेट इन द वर्ल्ड। तो I2U2 कैसे बन गया? ये क्या हो गया? तारीख को डिलीट कर दिया गया, जोग्राफिया को डिलीट कर दिया गया, आइडियोलॉजी को डिलीट कर दिया गया। तो एमबीसी को क्या हुआ? ये 2020 में अब्राहम अकॉर्ड में जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना शुरू किया। अब जाहिर है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। सोचने वाली बात ये है, वो ये है कि इसके पीछे क्या सिर्फ कोई साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन है, या इसके पीछे कोई इस तरह का चकमा, धोखा खा चुके हैं एमबीसी, मोहम्मद बिन जायद, कि यकायक उन लोगों के साथ, मैं बड़े मुताद अल्फाज इस्तेमाल करूं, उन लोगों के साथ, उन रियासतों के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को गहरा कर लिया, अपने ताल्लुक को गहरा कर लिया, जो उस आइडियोलॉजी के दोस्त नहीं, जिस आइडियोलॉजी पे वो 1416 साल पहले जब इस्लाम का ज़हूर हुआ, उस वक्त से लेके आज तक प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बहुत ओपन स्टेटमेंट में कह चुके हैं। अगरचे लफ्ज साथ पॉलिटिकल इस्लाम लगा दिया जाता है, ओके ठीक है। फिर इसराइल की जो पॉलिसीज हैं, यूट्यूब मुझे जितनी इजाजत देता है मैं उसी लिहाज से अल्फाज इस्तेमाल कर। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, और उन एलिगेशंस की वजह से बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इवन गुजरात के वाकयात जो हुए थे उन पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी, ये सारी तारीख है। अब एमबीसी को दुनिया में यही 3 मिलने थे। बाकी ठीक है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स या डिप्लोमेटिक स्ट्रेच जो है वो तो है, रशिया भी, चाइना भी, एवरी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में यूएई का आ जाना, तो ये इस पे थोड़ी सी बात आज हम करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाई डिड एमबीसी थॉट सो अबाउट ऑल द डिसीजंस व्हिच ही हैज टेकन। इसके बारे में फिर मैं तारीख में चला गया कि क्या इतने बड़े फैसले करने के बाद तारीख में किसी ने कुछ गेन्स भी की, या अपने पड़ोस में सबको उनके साथ लाताल्लुकी कह लें, या ताल्लुकात में सर्द महरी कह लें, कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड रिलेशंस। तो क्या कभी किसी स्टेट ने तारीख में, ऐसी मिसालें भी हैं, तो एक मिसाल मुझे मिली, दूसरी भी है सिंगापुर की हद, लेकिन वेनिस की मिसाल जो है वो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। उसमें इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको सारी को मेंशन करूं, मुख्तसर रखूं। दे फ्लरिश्ड, इसी पॉलिसी पे रहे उस वक्त।
इन द हार्टलैंड ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड यूरोप में, लेकिन उन्होंने यूं समझ रहे हैं कि अपने उस वक्त के एम्बेसी थे, उस वक्त के जो रूलर्स होंगे स्टेट ऑफ वेनिस, ये 12वीं 13वीं सदी का ये वाकया है, 1200 समथिंग, तो दे फ्लरिश्ड। अब ये जाहिर है कि इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी जो चीज मुझे पसंद आए या ना आए, रियलिटी से हट के बात ना कीजिए अपने एनालिसिस में। इवन इफ यू नो आई एम ह्यूमन लाइक ऑल ऑफ यू, सब्जेक्टिविटी जो है वो एक्चुअली इट किल्स। मैं इसको बरकरार रखूंगा नो मैटर कि कोई चीज मेरे पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग से वो कंट्राडिक्ट ही क्यों ना, उसके अगेंस्ट ही क्यों ना जा रही है। तो लिहाजा न्यूट्रल स्कोप पे जब मैं बात करता हूँ तो उसमें ना मैं किसी को प्लीजिंग की पॉलिसी इख्तियार करता हूँ और ना मैं किसी को एंटेगोनाइज करना, उसको मैं टीज करना, कोल्ड रियलिटीज। और मेरा ख्याल है कि हमें हैबिट, हम सबको, वी नीड टू डेवलप दिस हैबिट टू लिसन टू अंडरस्टैंड द कोल्ड रियलिटीज इन दिस वर्ल्ड। पहली बात जो मुझे समझ आई, जितना तारीख का और हालात हाज़िर का, करंट अफेयर मेरा इल्म है, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि सबसे पहले एमबीजी ने अपने, उनकी एम्पायर है, उसकी सिक्योरिटी अपनी एम्पायर को परपेचुएट करनी थी। उन्हें एक थ्रेट था मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमीन। इसकी बड़ी तारीख है जो इजिप्ट से शुरू होती है, इखवानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड। मिस्र में इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद बहुत से लोग अमारात में आ गए, यहाँ के मुकीम हो गए, और यहाँ इन्होंने तंजीम इस्लाह के नाम से, उसका नाम तो अरबिक बड़ा लंबा है, इस्लाह उसे आप ब्रीफली कह लें। इन्होंने अपनी वैसे तो सोशल एक्टिविटीज शुरू की कि जी हम चैरिटी करते हैं और हम एजुकेशन पे काम करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के बाद इनमें से कुछ लोग जो हैं वो यूएई की कैबिनेट में चले, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजिकल बेस थी वो मुस्लिम ब्रदरहुड, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ इख्तिलाफ राय आना शुरू हो गया जब उन्होंने पॉलिटिकल डिमांड्स करनी शुरू कर दी। तो जाहिर है कि ये जो फैमिली है नाहियान फैमिली, इसके पहले जो शेख जैद, जिनके बेटे हैं मोहम्मद बिन जैद एमबीजी, तो इनको थ्रेट महसूस हुई। और उसके बाद फिर एक तवील तारीख है, 9/11 में भी कुछ हाईजैकर्स जो थे वो दे बिलोंग टू यूएई। उसके बाद फिर क्रैकडाउन हुआ, बड़ा हौलनाक। तो मेरी रीडिंग ये है कि एमबीजी के माइंड में जो मुस्लिम ब्रदरहुड या जो एक रिलीजियस स्पेसिफिक कनेक्शंस हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो रिलीजन इटसेल्फ नहीं है, उसकी वजह उसका जो पॉलिटिकल फेस है, जिसको पॉलिटिकल इस्लाम दुनिया मगरब वाले भी कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, सारे जो वेस्ट वाले, यूरोप वाले, पॉलिटिकल इस्लाम। अब उसके हवाले से सऊदी अरेबिया का एटीट्यूड कदर डिफरेंट है और कतर का काफी डिफरेंट। कतर जो है वो तो एक, ऑल्दो इट्स वेरी रिच, लेकिन कतर जो है वो होस्ट करता है हमास की लीडरशिप को भी, और इस्लाह जो तंजीम है उसकी भी लीडरशिप को भी होस्ट करता है। सऊदी अरेबिया ये चाहता है एग्जैक्टली MBS, मोहम्मद बिन सलमान, एग्जैक्टली he wants to modernize like MBZ is doing actually modernization in the UAE। लेकिन MBS का प्रॉब्लम जो है वो, ऐसे मैं जरा तेजी से चलते चलते बात कर रहा हूँ, कि वो सऊदी अरेबिया की जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसको इजाजत नहीं देती कि वो एकदम 180 डिग्री का टर्न ले लें जिस तरह के MBZ ने लिया। और उसके बाद उन्हें ट्रेटर भी कहा गया और उनको बड़ी तनकीद हुई, और उनको पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स जो हैं उनकी कॉज से एक रिबेलियस एटीट्यूड जो है, बहरहाल काफी इल्जामात जो कि ऑन रिकॉर्ड है। MBS जहां तक मॉडर्नाइजेशन का ताल्लुक है, ही इज डूइंग इट, बट ही इज डूइंग इट ग्रेजुअली एंड एक्चुअली वांट्स टू लीड फ्रॉम बिहाइंड। ये मैंने बहुत पहले इंटरव्यू एक पढ़ा था टाइम में नेल्सन मंडेला का, उसमें लीडरशिप के हवाले से उन्होंने, उसमें एक पॉइंट ये था, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप के, समटाइम यू नीड टू लीड फ्रॉम बिहाइंड लाइक शेफर्ड। ये मिसाल आज तक मेरे माइंड में है, वो मुझे अगर उसका स्क्रीनशॉट मिला तो आई शो यू ऑन स्क्रीन। बड़ा मजेदार इंटरव्यू। ये नहीं कि दुनिया के बाकी ममालिक नहीं चाहते कि वो AI की दुनिया में जाएं, वो अल्ट्रा मॉडर्न दुनिया में जाएं, एक ट्रेड हब खुद को बनाएं, लेकिन असल में इसके पीछे रिजीम नंबर 1 और नंबर 2 जो बात मैंने करना चाहता हूँ वो है, उन्होंने बड़ी कोल्ड कैलकुलेशंस, पहले इजराइल की तरफ चलते हैं कि इजराइल के साथ, अब देखिए, एक तो उन्होंने होस्टिल एटीट्यूड खत्म करने के बाद जब अब्राहम अकॉर्ड को इसमें शामिल हुए, एक्चुअली वो ये था कि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन भी हो गई और ताल्लुकात भी बहाल हो गए। उसके बाद अभी हाल ही में ये फरवरी में जब ईरान के साथ हॉस्टिलिटीज में इजाफा हुआ तो उसमें एक विजिट हुआ नेतन्याहू का इसमें यूएई में, अगरचे इसको सीक्रेट रखा गया, लेकिन बहरहाल उसने, लोगों ने जो फ्लाइट रिकॉर्ड है वो भी ले लिया। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट, एक तो इंटेलिजेंस, सारी दुनिया मानती है कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर से लेके वैसे उसका जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो एग्जाम्पलरी, ये मानना पड़ेगा, कोई चाहे पसंद करे या ना करे, बट दिस इज रियलिटी। और दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर में, डिसैलिनेशन में इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो यूएई के लिए काफी मुफीद, मददगार साबित हो सकता है। दूसरा ये है कि रीजन में जो हॉस्टिलिटीज हैं उसमें एमिरेट्स नहीं आना चाहते। जाहिर है कि रीजन में, अरब रीजन में इजराइल के साथ जंगें भी हो चुकी हैं, तारीख मौजूद है, लेकिन यूएई इस बखेड़े में नहीं पड़नी, लिहाजा उसने
اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ٹھیک کر لیے اور اس کو اب اسٹرینتھن کر رہا ویری اوپن. اس میں اب کوئی وہ نہیں ہے. جیسے میں عرض کیا کہ آئی ٹو یو ٹو ناؤ اٹ ہیز بیکم اے ریئلٹی. پھر آ جائیں یو ایس. اب یو ایس جو ہے وہ اس کے ساتھ تو اسٹریٹجک ریلیشن تو پہلے ہی موجود تھے اور ڈیفینس کے حوالے سے یو اے ای نے خود امریکہ کے بہت قریب رکھا. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جب ایم بی زی نے اپنے ٹائز ریلیشنز کو نارملائز کیا تو امریکہ کے مزید قریب ہو گیا اور امریکہ کو ایک ایسا اسٹریٹجک پارٹنر عرب ورلڈ میں ملا جو اس سے پہلے اتنی ڈیپتھ نہیں تھی. ٹھیک ہے سب عرب ملکوں کے ساتھ یو ایس کے تعلقات ہیں لیکن یہ ڈیپتھ نہیں ملی کہ ادھر سے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اس طرح ڈیپلی انگیج. اب آ جائیں انڈیا. تو انڈیا میں یہ سال کون سا تھا, شاید 8-10 سال ہو گئے ہوں گے جب فرسٹ ٹائم ایک ٹیمپل, ہندو ٹیمپل اسٹیبلش کیا گیا یو اے ای میں. اور مسلم ورلڈ میں اس کا بہت شور مچا کہ عرب دنیا, عرب they are supposed to be in the vanguard of the religion Islam, they are supposed to be the leaders. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو انڈیا کے میکسیمم جو یو اے ای میں اس وقت لوگ رہ رہے ہیں اس میں میکسیمم انڈین ایکسپیٹریٹس, میکسیمم. پاکستان نمبر 2 پہ ہے اور بنگلہ دیش سے نیچے. انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اسٹریٹجک ایک ریلیشنس ہیں یو اے ای کے, جس میں سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ پچھلی کچھ ویڈیوز میں بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں جب خاص طور پہ 90 منٹس کا ٹور کیا تھا ایم بی زی نے انڈیا کا, اور اس 90 منٹس میں یا 2 آورس جو بھی جتنا بھی ٹائم لگا بہت ڈیپ اور بہت اسٹریٹجک معاہدے نریندر مودی اور ایم بی زی کے درمیان ہوئے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب اے آئی میں ماڈرنائزیشن, اس میں سیمی کنڈکٹر اور جو ایک ڈیٹا سینٹر اسٹیبلش کرتے ہیں, جتنے بھی ماڈرن ایک وہ ہے وشفل تھنکنگ, اس میں مین پاور جو ہے وہ انڈیا سے بہتر, یہ آنیسٹلی بات ہے کہ کوئی دوسری اسٹیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ہسٹری بھی موجود ہے. اور پھر انڈیا کی جو ایک ایجوکیشنل اسٹرینتھ ہے انڈیا کے ینگسٹرز کی, وہ ایک ریئلٹی. تو اب ظاہر اگر اس کا مقابلہ پاکستان سے کیا جائے تو پاکستان اسٹینڈس نو ٹو بی آنیسٹ. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ایگریکلچرل ایشوز, ایگریکلچرل اسٹرینتھ جو ہے, جو ظاہر ہے کہ ایک مور دین 85% آف دا فوڈ جو کہ دیٹس کنزیومڈ ان دا یو اے ای دیٹ از امپورٹڈ. انڈیا پرووائڈس دیٹ فوڈ. پھر سیکورٹی میں بھی ظاہر ہے کہ جہاں پہ یو ایس ہوگا, جہاں پہ اسرائیل ہوگا, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات اس کو بھی دیکھیں آپ, اور اس کے اندر بھی بڑی ڈیپتھ ہے. ابھی یہ جو مئی 25 میں پاکستان کے ساتھ لمیٹڈ وار ہوئی تھی, اس میں اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس اسرائیل نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ سپورٹ کیا تھا اور کئی ڈرون سسٹمز جو ہیں وہ اسرائیل نے پرووائڈ کیے تھے انڈیا. یہ باتیں کرنے کے بعد کہ ایک رجیم بچانا, دوسرا یہ ہے کہ ماڈرن اپنے ملک کو ماڈرنائز کرنا, ریلیونٹ بنانا. یہ اسمال, یہ ٹائنی اسٹیٹس جو ہیں ان کی سائیکی بھی کچھ ایسی ہوتی ہے ٹو میک دم ریلیونٹ, اور اس میں یہ ایک گلوبل ہب بننا چاہتے ہیں اور ٹو اے لارج ایکسٹینٹ دے آر آلریڈی. جیسے سنگاپور جو ہے فار ایسٹ میں ہے, اسی طرح دبئی, یو کانٹ ڈینائی. لیکن اس کو میں وہ اور زیادہ اپنی حیثیت, اپنی طاقت, اسٹریٹجک سگنیفیکینس اس میں اضافہ کرتے ہیں. رسک بجا طور پہ موجود ہیں, جیسے کہ ہم نے فیبروری میں 3 یا 4 ہفتوں کی اسکیلیشنز تھیں, اس میں ایران کی طرف سے ڈائریکٹ اٹیک کیے گئے یو اے ای کی سرزمین پہ. ایک تو وہاں پہ جو یو ایس بیسز ہیں وہاں پہ بھی, پھر کچھ ایسی بھی اطلاعات آئیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے آپریٹرز موجود تھے مختلف ہوٹلز میں, وہاں بھی اٹیک کیے گئے ایران کی طرف سے. یہ رسک تو موجود ہے. یہ جو گلف ہے اس کے جسٹ اپوزٹ, ایران کے جسٹ اپوزٹ وہ یو اے ای ہے, لہٰذا ولنریبل تو ہے. لیکن یہ سارا کچھ جان کے بھی انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا کہ ہم نے ریلیجس بانڈز ہیں, جغرافیکل ریئلٹیز اور جو بھی ہسٹری ہے, that's not much important. Now, the cold reality is the strategic priorities, those are more important than anything. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کمپلیکس ٹاپک کو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کروں. اس میں there is possibility کہ میں کچھ چیزیں مس کر بیٹھا ہوں, بٹ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ. کمنٹ میں آپ ضرور نشاندہی کریں, اور اگر یہ گفتگو آپ کو بہتر لگی, چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اٹ ول انکریج می, لائک کریں, شیئر کریں اور رائے ضرور دیں. اینڈ آئی ایم ٹرولی گریٹفل کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ کمنٹ ضرور کرتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف اوکے یا گڈ یا بیڈ ہی لکھ دیں, آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اگر کوئی ڈس ایگری کرتے ہیں, کچھ بڑی تفصیلی کمنٹ کرتے ہیں, آئی ڈو ریڈ ایوری کمنٹ, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کمنٹ کا جواب بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.